बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर आदिल और आप देख रहे हैं एलीट कंसेप्चुअल एकेडमी। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हम लोगों ने क्लास 9 बायोलॉजी अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस स्टार्ट की हुई है और आज हम लोगों ने इसी सिलेबस के चैप्टर नंबर 2 का आगाज किया हुआ है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 के चंद टॉपिक को डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो आए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब और आगाज करते हैं अपने आज के लेक्चर का। तो क्लास आज का हमारा टॉपिक है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज से हम लोगों ने प्रीवियस जितने भी लेक्चर्स गए हैं, जितनी वीडियोस गई हैं, इसके अंदर हम लोगों ने क्लासिफिकेशन को स्टार्ट किया हुआ था और क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोगों ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था और हम लोगों ने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ा था। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स को चंद सिमिलैरिटीज की बुनियाद पर आगे पर डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर क्लासिफाई कर रहे होते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड एज द क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि इब्तदाई दौर के अंदर क्लासिफिकेशन जो थी आगे पर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन थी, यानी कि सारे के सारे जानदार को 2 बड़े किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया था। वन इज कॉल्ड एज द किंगडम प्लांटी एंड अदर वन इज कॉल्ड एज द किंगडम एनिमेलिया। उसके बाद कोई ड्रॉबैक्स निकले, उसके बाद आगे पास अर्नस्टैकल ने आके 3 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया। उसने सारे जानदारों को तीन बड़े किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया, किंगडम प्लांटी के अंदर, किंगडम एनिमेलिया के अंदर और एक आगे पास किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। लेकिन वो भी आगे पास आगे ना चल सका, यानी कि बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकले, लिमिटेशन निकली, जिनको मद्देनजर रखते हुए, जिनको सॉल्व आउट करते हुए रॉबर्ट विटेकर ने एक नया सिस्टम आगे पास आगाज कर किया जिसका नाम था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो आए हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। नाम से जाहिर हो रहा होगा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यानी कि तमाम जानदारों को क्लासिफाई कर देना किसमें? 5 किंगडम के अंदर। और कौन कौन से 5 किंगडम बनाए गए थे? किंगडम एनिमेलिया बनाया गया था, किंगडम प्लांटिया बनाया गया था, किंगडम फंजाई बनाया गया था, किंगडम मोनरा एंड किंगडम प्रोटिस्टा बनाया गया था, जिसका हम लोग तफसील के साथ आगे आने वाले आगे पास कुछ लम्हात के अंदर पढ़ेंगे। तो आए हम लोग थोड़े से बैकग्राउंड के बारे में स्टडी करते हैं इसके। तो कहा जाता है कि इन 1937 ई केटोन इंट्रोड्यूस्ड 2 टर्म्स, one is called as the prokaryotic and another one is called as the eukaryotic। अगर हम लोग अपने पहले वाले आगे पास प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने आगे पास 2 किंगडम क्लासिफिकेशन और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में पढ़ी थी। तो दोनों के अंदर एक ही ड्रॉबैक आगे पास बार बार हमें देखने को मिला था कि दोनों सिस्टम के क्लासिफिकेशन ने, जो सिस्टम ने क्लासिफिकेशन ने डिफरेंस बिटवीन यूकैरियोट एंड प्रोकैरियोट को क्या किया था? क्लियर नहीं किया था। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए कि उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट को आगे पास सही तरह से एक्सप्लेन किया, सही तरह से किया, तो 1937 के अंदर ई केटोन ने इंट्रोड्यूस करवाई थी दोनों टर्म्स, प्रोकैरियोटिक क्या होती है और आगे पास यूकैरियोटिक क्या होती है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी सीखा था कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट होते हैं। आप दोबारा थोड़ा सा रिकॉल करते हैं इसको। प्रोकैरियोटिक अगर मैं लफ्जी आगे पास मतलब के लिहाज से बात करूं तो प्रो का मतलब होता है आगे पास बिफोर, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वो सारे के सारे जानदार जो प्रॉपर न्यूक्लियस की एवोल्यूशन से आगे पास पहले मौजूद है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और यू का मतलब होता है ट्रू, कैरियोन का मतलब होता है न्यूक्लियस। तो वो सारे के सारे जानदार जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो अगर मैं आगे पास इसकी डेफिनेशन आगे पास कंसेप्चुअल लिहाज से आगे पास इसकी प्रॉपर डिफाइन करना चाहें तो व्हाट आर द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? वो सारे के सारे जानदार जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। और वो सारे के सारे जानदार जिनके अंदर प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इट इज कॉल्ड एज द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब व्हाट इज द प्रोमिनेंट न्यूक्लियस? हम लोगों को पता है कि कोई भी हमारे पास जो सेल होता है उस सेल के सेंट्रल पार्ट क्या होता है? इट इज द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है? देयर इज अ क्रोमैटिन मटेरियल या न्यूक्लियर मटेरियल भी हम लोग इसको कैरी होते हैं। अब जो हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल होता है उसको बाउंड करने वाली एक इन्वेलप होती है, दिस इन्वेलप इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इन्वेलप। तो वो सारे के सारे सेल जिनके अंदर पाए जाने वाला जीनोम या न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाली एक मेम्ब्रेन पाई जाती है, व्हिच इज कॉल्ड एज द न्यूक्लियर इन्वेलप, दिस न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज द प्रॉपर न्यूक्लियस। और जिन सेल के अंदर ऐसा प्रॉपर न्यूक्लियस पाया जाता है उस सेल को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कह रहे होते हैं, जिसके अंदर एग्जांपल क्या है? आगे पास फंजाई, एनिमल्स एंड द प्लांट्स। और दूसरी आगे पास आ रही होती है प्रोकैरियोटिक। आपके पास प्रोकैरियोटिक ऐसे जानवर होते हैं जिनके अंदर किसी किस्म का कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, यानी कि प्रॉपर न्यूक्लियस क्या होता है? इसके न्यूक्लियर मटेरियल को एक बाउंड करने वाली मेम्ब्रेन होती है। लेकिन हम लोग बैक्टीरिया के अंदर आगे पास जो ड्रॉ किया हुआ है इसके अंदर आप लोग देख रहे होंगे कि जो हमारे पास न्यूक्लियर मटेरियल होता है इसको बाउंड करने वाली कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, यानी कि किसी किस्म का कोई भी न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं होता। तो वो सेल जिसके अंदर न्यूक्लियर इन्वेलप नहीं पाया था आगे पास, ऐसे सेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे आर्की बैक्टीरिया आपके पास सिंपल, यू बैक्टीरिया आपके पास ट्रू बैक्टीरिया आ जाते हैं। तो 1937 के अंदर टी कैटोन ने आगे पास क्या किया था, एक टर्म्स को यानी कि दोनों टर्म्स को, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक की दोनों टर्म्स को बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट इवैल्यूएट किया था ताकि इन दोनों के अंदर आगे पास जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके। अब जैसे आगे पास 1937 के अंदर दोनों टर्म्स के बारे में पता चला, हम लोगों को आगे पास डिस्क्राइब कर दिया गया इन दोनों टर्म्स को, तो 1967 के अंदर एक साइंटिस्ट आया विच इज कॉल्ड एज द रॉबर्ट विटेकर। तो रॉबर्ट विटेकर ने इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक बहुत ही कंप्रीहेंसिव किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन बनाई विच इज कॉल्ड द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। और जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवाई थी उसके तहत आपके पास सारे जानदारों को 5 बड़े किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया। वन इज कॉल्ड एज द एनी किंगडम, एनिमेलिया, प्लांटिया, फंजाई, मोनो एंड द किंगडम प्रोटिस्टा। तो हम लोग करते हैं व्हाट आर द बेसिस ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आखिर वो क्या बुनियाद थी जिसकी बुनियाद पर रॉबर्ट विटेकर ने सारे जानदारों को 5 किंगडम के अंदर क्लासिफाई किया गया। तो देयर आर द 2 मेजर बेसिस ऑफ द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। वन इज कॉल्ड एज द लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। रॉबर्ट विटेकर ने सारे जानदारों को क्लासिफाई किया किस बुनियाद पे, लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनके सेल के आगे पास ऑर्गेनाइजेशन कितनी है। अभी हम लोगों ने सेल के लिहाज से पढ़ा होगा उसकी ऑर्गेनाइजेशन आगे पास प्रोकैरियोटिक भी हो सकती है, यूकैरियोटिक भी हो सकती है। तो उसने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में देखा आगे पास क्या जानदार प्रोकैरियोट है, आगे पास जानदार यूकैरियोट है। और यूकैरियोट के अंदर भी आगे पास 2 तरह की क्लासिफिकेशन आती है। वन इज कॉल्ड एज द यूनिसेलुलर एंड अदर वन इज कॉल्ड एज द मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर नाम से होगा, यूनि का मतलब है एक, सेलुलर सेल। ऐसे सारे के सारे यूकैरियोट जो एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द यूनिसेलुलर यूकैरियोट। एग्जांपल के तौर पे आगे पास प्रोटिस्टा से बिलोंग करने वाले। और मल्टी सेलुलर, मल्टी का मतलब होता है मैनी, यानी कि ऐसे सारे के सारे यूकैरियोट जिनकी बॉडी बहुत सारे सेल्स पर मुश्तमिल होती है, दिस इज कॉल्ड एज द मल्टी सेलुलर यूकैरियोट। एग्जांपल के तौर पे आगे पास प्लांट्स आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं और फंजाई आ जाते हैं। तो उसने लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को देखा, आया कि वो आगे पास प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया है, आया कि वो यूकैरियोट है, आगे पास यूकैरियोट भी कौन से, यूनिसेलुलर है, आगे पास मल्टी सेलुलर है। और दूसरी जो आगे पास क्लासिफिकेशन थी वो थी मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जिस बेस पे किया था, दूसरी बेस क्या थी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो आगे पास खुराक कैसे हासिल कर रहे होते हैं, क्या उसका आगे पास खुराक हासिल करने का जरिया है। हम लोगों ने पीछे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर पढ़ा था कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरह के होते हैं, या तो होते हैं ऑटोट्रॉफ या तो होते हैं हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ वो होते हैं जो अपनी खुराक खुद तैयार कर रहे होते हैं, और आगे पास हेटेरोट्रॉफ होते हैं जो अपनी खुराक खुद तो तैयार नहीं करते बल्कि किसी आगे पास ऑटोट्रॉफ के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। तो आगे पास उनके अंदर क्या था, ऑटोट्रॉफ यानी कि फोटोसिंथेसिस करने वाले, या हेटेरोट्रॉफ। अब हेटेरोट्रॉफ भी 2 तरह के होते हैं, या तो इंजेक्शन कर रहे होते हैं या तो क्या कर रहे होते हैं, एब्जॉर्प्शन कर रहे होते हैं। एब्जॉर्प्शन के बारे में हम लोगों ने जिक्र किया था 3 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर, फंजाई के अंदर। तो हेटेरोट्रॉफ जो फूड हासिल कर रहे होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक फंजाई के अंदर जो क्या करते हैं, आगे पास अपने एंजाइम्स को बाहर आगे पास एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लड के अंदर रिलीज करवाते हैं और वहां पे फूड की ब्रेकडाउन कर रहे होते हैं, और आपके पास सिंपल जो सब्सटेंसेस रिलीज होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉफ। एक होता है आगे पास इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ, जो कि हम लोग ह्यूमंस होते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फूड को नवालों की शक्ल में बॉडी के अंदर लेके जाते हैं और बॉडी के अंदर ही डाइजेशन होता है, और डाइजेशन के बाद क्या होती है, एब्जॉर्प्शन बॉडी के अंदर ही हो रही होती है, दिस इज कॉल्ड एज द इंजेस्टिव हेटेरोट्रॉफ। तो उसने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखा है कि फोटोसिंथेसिस करते हैं या नहीं करते। हेटेरोट्रॉफ है तो कैसे आगे पास इंजेक्शन करते हैं या आगे पास एब्जॉर्प्शन करते हैं। और इन दोनों बेसिस को मद्देनजर रखते हुए रॉबर्ट विटेकर ने क्या किया था, सारे जानदारों को 5 किंगडम में क्लासिफाई किया, व्हिच आर द एनिमेलिया, प्लांटिया, फंजाई, मोनो एंड द किंगडम प्रोटिस्टा। यानी कि एनिमेलिया के अंदर एनिमल्स को रख दिया गया, प्लांटिया के अंदर प्लांट्स को रख दिया, फंजाई के अंदर आगे पर फंजाई को रख दिया गया, किंगडम मोनो के अंदर उसने बैक्टीरिया को इंक्लूड करवा दिया। और वो सारे के सारे जानदार जो ना एनिमल थे, ना प्लांट्स थे, ना फंजाई थे, बल्कि तीनों से मिलते थे, उसको आगे पर उठा के किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर रख दिया गया था। तो आगे पास ये था हमारे पास 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जैसे ही रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया, तो आगे पास उसके बाद एक 2 और साइंटिस्ट आए इन 1988। वन इज कॉल्ड एज द मार्गुलिस एंड अदर वन इज कॉल्ड एज द श्वार्ट्ज। इन दोनों ने क्या किया, आगे पास इसी रॉबर्ट विटेकर के 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दोबारा से आगे पास रीडिस्कवर किया, और रीडिस्कवर करने के बाद उन्होंने देखा कि आगे पास क्लासिफाई इन्होंने भी आगे पास सेम किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया था सारे के सारे जानदारों को। लेकिन इन दोनों साइंटिस्ट ने जो स्टडी किया था वो किन बेसिस पे स्टडी किया था, इन्होंने बेसिस पे स्टडी किया था जेनेटिक्स, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि रॉबर्ट विटेकर ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर आगे पास
स्टडी किया था। लेकिन मार्वलस और शिवांश ने क्या किया था, इन दोनों आगे पास बेसिस के साथ साथ जेनेटिक्स की बेस पर भी स्टडी किया था। लेकिन इन दोनों ने भी क्या किया, सारे जानदार को इन्हीं 5 किंगडम्स के अंदर क्लासिफाई किया था, यानी कि रॉबर्ट विटेकर के काम को ही दोबारा से रीडिस्कवर किया। तो आए क्लास बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की जानिब, विच इज द 3 डोमेन क्लासिफिकेशन। हम लोगों ने जब आगे पास टेक्सोनोमिक कैटेगरीज पढ़ी थी, तो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज के अंदर हम लोगों ने सबसे जो हाईएस्ट आगे पास टेक्सोनोमिक कैटेगरी पढ़ी थी, कॉल्ड एज द डोमेन। तो 1977 के अंदर एक साइंटिस्ट आया था, कार्ल रॉयस। इसने क्या किया था, सारे के सारे जानदारों को 3 बड़े डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया गया। वन इज कॉल्ड एज द डोमेन आर्किया, अदर वन इज कॉल्ड एज द डोमेन बैक्टीरिया, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज द डोमेन यूकैरिया। तो हुआ क्या था क्लास, आगे पास हमारे पास पता है कि पहले क्या होते हैं, प्रोकैरियोट होते हैं और साथ क्या होते हैं, यूकैरियोट। यानी कि सेल की ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे अगर हम लोग क्लासिफाई करें तो प्रोकैरियोट होते हैं, जो क्या होता है, यूकैरियोट होते हैं। तो 1977 के अंदर कार्ल रॉयस ने क्या किया, जितने भी यूकैरियोट्स थे उन सबको एक डोमेन के अंदर आगे पास ऐड करवा दिया, विच इज कॉल्ड द डोमेन यूकैरिया। और आगे पास जितने प्रोकैरियोट थे उसको आगे पास 2 डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई कर दिया, वन इज कॉल्ड द डोमेन आर्किया एंड अदर वन इज कॉल्ड द डोमेन बैक्टीरिया। और तीनों का जिक्र हम लोग आगे जाके आगे पास तफसील के साथ करते हैं। अगर मैं क्लास डोमेन्स अगले टॉपिक जाने चलते हैं, जिसका नाम क्या है, डोमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। और डोमेन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म यानी कि सारे के सारे जानदार को हम लोग कितने डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई करते हैं, अभी हम लोग का जिक्र किया, हम लोग 3 बड़े डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई कार्य होते हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द 3 डोमेन्स क्लासिफिकेशन। आखिर जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन की गई है, जो कार्ल रॉयस ने की है, इनकी आगे क्या बुनियाद थी, किन आगे पास वजूहात पे या किन बेसिस के ऊपर आगे पास ये क्लासिफिकेशन की गई है। तो देयर आर द 3 बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। वन इज द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द राइबोसोमल आरएनए। अगर मैं आगे पास आरएनए की बात करूं तो हर एक सेल के अंदर आरएनए 3 मेजर टाइप्स के अंदर पाए जाते हैं। वन इज कॉल्ड एज द मैसेंजर आरएनए, अदर वन इज कॉल्ड एज द राइबोसोमल आरएनए, थर्ड वन इज कॉल्ड एज द ट्रांसफर आरएनए। अब आरएनए क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा आगे पास स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जो क्या करता है, हमारे डीएनए यानी कि जेनेटिक मटेरियल से इंफॉर्मेशन ला के राइबोसोम्स की मदद से आगे पास प्रोटीन्स की डेवलपमेंट कर रहा होता है। तो वो जो मैसेज लेके आ रहा होता है मैसेंजर आरएनए, जो अमीनो एसिड को पकड़ के ला रहा होता है, ट्रांसफर कर रहा होता है ट्रांसफर आरएनए, और जो राइबोसोम के अंदर पाया जाता है ताकि वो प्रोटीन की फॉर्मेशन करे, इस कॉल्ड एज राइबोसोमल आरएनए। तो डोमेन्स की क्लासिफिकेशन की गई थी इस बेस पे के न्यूक्लियोटाइड यानी कि राइबोसोमल आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं, जो सब यूनिट होते हैं, उनके आगे पास सीक्वेंस क्या है, और तीनों के अंदर क्या होते हैं, सीक्वेंस आगे पास सेपरेट और बहुत ही पर्टिकुलर पाए जाते हैं। दूसरा बेस क्या था, सेल मेम्ब्रेन लिपिड। हम लोग अभी आगे पास आगे जाके पढ़ेंगे कि आर्किया के अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेशल किस्म के लिपिड पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर नहीं पाई जाती। तो इस लिपिड के आगे पास कंपोजिशन की बुनियाद पे क्या हुआ था, हम लोगों ने डोमेन की क्लासिफिकेशन की थी। और थर्ड हमारी बेसिस सेंसिटिविटी टू द एंटीबायोटिक। सेंसिटिविटी क्या रहे होते हैं, कैसे वो रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, कैसे आगे पास वो मैनेज कर रहे होते हैं किसको, एंटीबायोटिक के इफेक्ट को। व्हाट आर द एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक वो सारे के सारे ड्रग्स या मेडिसिन होते हैं जो किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो जब हम लोग प्रोकैरियोट्स को यानी कि आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को किल करने के लिए एंटीबायोटिक देते हैं, तो एंटीबायोटिक को आगे पास कैसे रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं उसकी बुनियाद पे हम लोगों ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन की थी। तो these are the 3 bases of the domains classification. One is the sequence of the nucleotide in the ribosomal RNA. Other one is the lipid composition in the cell membrane, and third one is the sensitivity of the bacteria towards the antibiotic drugs. तो अगर हम लोग क्लास डोमेन्स की क्लासिफिकेशन देखें तो 3 बड़े डोमेन्स थे। वन इज द डोमेन आर्किया, अदर वन इज द डोमेन बैक्टीरिया, एंड थर्ड वन इज कॉल्ड द डोमेन यूकैरिया। तो आज सर हम लोग बात करते हैं आगे पास तीनों डोमेन्स को वन बाय वन आगे पास स्टडी करते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग तफसील के साथ स्टडी करेंगे 2 डोमेन्स को, वन इज कॉल्ड द डोमेन आर्किया एंड डोमेन बैक्टीरिया, और थर्ड डोमेन को हम लोग इससे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर प्रॉपर तरीके से आगे पास स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जितने भी आगे पास फाइलम आ होते हैं, किंगडम आ होते हैं, उनको भी हम लोग तफसील के साथ स्टडी करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने पहले डोमेन की जानिब, विच इज कॉल्ड द डोमेन आर्किया। और डोमेन आर्किया के अंदर जो आगे पास जानदार पाए जाते हैं, जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या होते हैं, आर्किया बैक्टीरिया कह रहे होते हैं। हकीकत में अगर मैं लफ्जी मतलब की बात करूं तो आर्की का मतलब होता है एंशिएंट यानी कि पुराने। तो जो पुराने आगे पास पुराने तरीन कदीम वक्तों के आगे पास पाए जाने वाले बैक्टीरिया थे, दिस इज कॉल्ड एज द आर्की बैक्टीरिया। तो इनको आगे पास कुछ पॉइंट्स की शक्ल में लिखने की मैंने कोशिश की है, और पॉइंट्स की शक्ल में आगे पास चीजों को
याद करना क्या होता है, बहुत ज्यादा आसान होता है। तो भाई वन बाय वन हम लोग कंपेयर भी साथ कर लेंगे उसके बाद में। तो अगर मैं डोमेन आर्किया के यानी कि आर्कियोबैक्टीरिया की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं जो कि हमारी बुक के अंदर लिखी गई है, तो पहली प्रॉपर्टी लिखी गई है, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। प्रिमिटिव कह रहे होते हैं कदीम यानी कि पुराने को, तो कहा जाता है सबसे पुराना ऑर्गेनिज्म है इस पूरी दुनिया के अंदर। यानी कि आपके पास एवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जिस ऑर्गेनिज्म से एवोल्यूशन यानी कि जिंदगी का आगाज हुआ था वो कौन से आपके पास जानदार थे, आर्की बैक्टीरिया थे। तो दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म इन द वर्ल्ड। पूरी आपके पास यूनिवर्स के अंदर, कायनात के अंदर पाए जाने वाले सबसे पुराने तीन जो जानदार थे वो क्या थे, आर्की बैक्टीरिया थे। आपके पास इसकी एक प्रॉपर्टी थी। और आर्की बैक्टीरिया यानी कि आर्की जो बैक्टीरिया होती है, दीज आर द प्रोकैरियोट, ये होते प्रोकैरियोट है। इनके अंदर किसी किस्म का कोई भी आपके पास प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, बट दे डिफर फ्रॉम द बैक्टीरिया इन द सेंस दैट दे नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकन इन द सेल वॉल। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही बात की थी कि कुछ आपके पास ऑर्गेनिजम्स के सेल्स के अंदर सेल वॉल के सराउंडिंग यानी कि उसके बाहर की जानिब एक और वॉल होती है जिस कॉल्ड एज अ सेल वॉल। अब प्लांट के अंदर वो सेल वॉल सेलुलोज से मिलकर बनी हुई थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर हम लोग पढ़ा था। और फंगस के अंदर यानी कि फंजाई के अंदर वो मिलकर बनी होती है काइटन से। लेकिन हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं, ट्रू बैक्टीरिया, इनकी किससे मिलकर बनी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन से। अब ये जो मेन आर्किया था ये प्रोकैरियोट तो था इसकी तरह, लेकिन इसकी जो सेल वॉल होती है आपके पास वो पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलके नहीं बनी होती, इसलिए हम लोगों ने इसको क्या किया हुआ, डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर, डिफरेंट आपके पास डोमेन्स के अंदर क्लासिफाई किया हुआ है। तीसरा हमारे पास पॉइंट आ रहा होता है, राइबोसोमल आरएनए इज रिलेटेड टू द यूकैरियोट। अब जो डोमेन आर्किया होता है इसके अंदर जो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है ये आपके पास रिलेट कर रहा होता है किसके साथ, टू द यूकैरियोटिक सेल। यानी कि बिल्कुल वो वाले राइबोसोमल आरएनए जो कि किसी यूकैरियोट के अंदर पाए जाते हैं, ना कि ऐसे राइबोसोमल आरएनए जो किसके अंदर पाए जाते हैं, यूबैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है, सेल मेम्ब्रेन कंटेन यूनिक लिपिड्स टू लिव इन द एक्सट्रीम कंडीशन। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनके सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक यूनिक यानी कि स्पेशल किस्म की लिपिड आपके पास कंपाउंड पाया जाता है जो क्या करता है उनको इस काबिल बनाता है कि लिव इन द एक्सट्रीम कंडीशन, कि वो बहुत सारी आगे पास सवेयर और शदीद आगे पास जो हार्श कंडीशन होते हैं उसमें भी सर्वाइव करने के काबिल बना रहा होता है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोथर्मल वेंट्स, हॉट स्प्रिंग, सॉल्टी वाटर, मेरीन आगे पास वाटर। तो हॉट स्प्रिंग यानी कि जो आगे पास गर्म तरीन चश्मे होते हैं, हाइड्रोथर्मल वेंट से आगे पास जो ओशियंस होते हैं, जो सीज होते हैं, जो बहीरे होते हैं, उनके अंडरग्राउंड जाकर जो आगे पास नीचे सबसे तय में जो आगे पास पानी पाए तो उसे आप लोग हाइड्रोथर्मल वेंट्स कह रहे होते हो। हॉट स्प्रिंग्स के बारे में कहा जाता है कि इतने गर्म तरीन चश्मे होते हैं कि इनका टेम्परेचर 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। और ये आर्के बैक्टीरिया के अंदर ये लिपिड क्या करती है, उनको इस हाई टेम्परेचर यानी कि हॉट स्प्रिंग के अंदर भी सर्वाइव करने में मदद दे रही होती है। और नेक्स्ट पॉइंट है, सम आर द फोटोसिंथेटिक एंड सम ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द इनऑर्गेनिक कंपाउंड या मटेरियल। यानी कि अगर उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन के अंदर कुछ क्या होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं, अपनी खुराक को खुद ही तैयार कर रहे होते हैं। लेकिन कुछ क्या होते हैं, कीमोसिंथेटिक होते हैं, यानी कि अपने आगे पास खुराक को केमिकल कंपाउंड या इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर उसने लिखा होगा कि डोमेन आर्की के अंदर क्या होते हैं, सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मिथेनोजेनेसिस हो गई, हेलोफाइल्स हो गए और थर्मोफाइल्स हो गए। मिथेनोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है जनरेट करना, तो ऐसे सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया जो क्या करते हैं, मीथेन को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, दिस इज कॉल्ड मिथेनोजेनेसिस। हेलोफाइल, फाइल का मतलब होता है लव यानी कि उसको आगे पास पसंद करने वाला। हेलो हम लोग क्या होते हैं, साल्टी एनवायरनमेंट को यानी कि समुद्री पानी को। तो वो सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया जो कि आगे पास साल्टी एनवायरनमेंट में रहना पसंद करते हैं उससे हम लोग क्या होते हैं, हेलोफाइल्स। तो इसी तरह थर्मोफाइल, फाइल आगे पास लव को कहते हैं, थर्म हीट को कह रहे होते हैं। तो ये सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया जो कि हॉट स्प्रिंग यानी कि हाई टेम्परेचर पे रहना चाहते हैं या रहना पसंद कर रहे होते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, थर्मोफाइल कह रहे होते हैं। इसी तरह फोर्थ क्लासिफिकेशन आपकी बुक में लिखी होगी एसिडोफाइल, यानी कि वो सारे के सारे आर्की बैक्टीरिया जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट के अंदर आगे पे रहना पसंद करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज एसिडोफाइल। तो दिस इज ऑल अबाउट द डोमेन आर्किया। तो हमारे पास लास्ट डोमेन है इस स्ट्रक्चर के अंदर, हम लोग जिसको स्टडी करेंगे डोमेन बैक्टीरिया। तो हम लोग डोमेन बैक्टीरिया की उसी तरह पॉइंट्स बनाकर स्टडी करेंगे जो कि हमारे लिए काफी आसान होगा टीच करना और स्टडी करना। तो हमारे पास डोमेन बैक्टीरिया के अंदर क्या होते हैं, दीज आर द ट्रू बैक्टीरिया। तो आगे पास ये क्या होते हैं, प्योर बैक्टीरिया होते हैं जो आजकल हमें आगे पास मौजूदा दौर के अंदर नजर आ रहे होते हैं। दीज आर द प्रोकैरियोटिक, ये भी क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं। बिल्कुल आगे पास इस तरह का इनके अंदर कोई भी प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, न्यूक्लियर मटेरियल को बाउंड करने वाली कोई भी डेवलप नहीं होती।
दीज आर द यूनिसेलुलर, ये क्या होते हैं, आपके पास एक ही सेल पर मुश्तमिल होते हैं। दीज हैव अ सेल वॉल व्हिच कंटेन द पेप्टाइडोग्लाइकन, इनके अंदर क्या होती है, सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है, लेकिन इनके अंदर आपके पास सेल वॉल होते हैं पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर नहीं बनी होती। तो दिस इज द डिफरेंस। आपके पास जो डोमेन बैक्टीरिया से बिलोंग कर रहे होते हैं, दे लिव मैनी सॉलिटरी क्लस्टर एंड द कॉलोनीज। सॉलिटरी कह रहे होते हैं अकेले, यानी कि बहुत सारे आपके पास बैक्टीरिया ज्यादातर क्या होते हैं, अकेले आपके पास जिंदगी गुजार रहे होते हैं। कुछ क्या करते हैं, क्लस्टर आपके पास एक दूसरे के साथ कंबाइन करके एक चेन आपके पास बना लेते हैं, दिस इज फॉर्म एज क्लस्टर। कुछ क्या करते हैं, कॉलोनीज बना लेते हैं, यानी कि आपके पास कॉलोनी जिसे आप लोग कह रहे होते हो। तो कॉलोनीज यानी कि बहुत सारे बैक्टीरिया मिलकर एक अपनी सोसाइटी बना लेते हैं, इस कॉलेज द कॉलोनी फॉर्म। तो कुछ बैक्टीरिया अकेले रहते हैं, कुछ क्लस्टर की फॉर्म में रहते हैं, कुछ क्या करते हैं, अपने आपके पास कॉलोनी बना लेते हैं। एंड सम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात कर रहा है, सम हेटरोट्रोफिक एंड सम आर द फोटोसिंथेटिक। वो कहते हैं इनमें से कुछ क्या है आपके पास हेटरोट्रोफिक होते हैं, कुछ क्या होते हैं फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक यानी कि उनके अंदर भी क्या पाया जाता है, आपके पास क्लोरोफिल पाया जाता है, और इसी क्लोरोफिल की मदद से वो क्या करते हैं, अपनी खुराक को खुद तैयार कर रहे होते हैं बाय द हेल्प ऑफ द फोटोसिंथेसिस। और कुछ क्या होते हैं, अपनी खुराक को खुद ही तैयार नहीं करते, बल्कि अपने एनवायरनमेंट से आपके पास इनटेक कर होते हैं, यानी कि हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होती है। इनके अंदर आगे पास जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, यू बैक्टीरिया कह रहे होते हैं। अगर मैं लफ्जी मतलब की जानिब देखूं तो लफ्जी मतलब में यू का मतलब होता है ट्रू, बैक्टीरिया बैक्टीरिया। तो अभी हम लोगों ने बात की थी इस वाले बैक्टीरिया को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, जिसको हम लोग और क्या कहते हैं, यू बैक्टीरिया भी कह रहे होते हैं। अगला अगला पॉइंट है सम कॉज डिजीज एंड सम प्ले रोल इन द न्यूट्रिटिव या न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। तो इनमें से कुछ क्या होते हैं, आपके पास बहुत सारे डिजीज कॉज करवाते हैं, और इनमें से कुछ क्या होते हैं आपके पास बहुत इसेंशियल रोल प्ले कर रहे होते हैं किसके अंदर, न्यूट्रिएंट रिसाइकल के अंदर। याद रखना, हम लोग जब भी बैक्टीरिया का वर्ड सुनते हैं तो हम लोग यही समझते हैं कि सारे के सारे बैक्टीरिया क्या होंगे, डिजीज कॉज करेंगे। ऐसा नहीं है, आज हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया को इस्तेमाल करके अपने यूजफुल प्रोडक्ट्स भी हासिल कर रहे होते हैं, और बहुत सारे बैक्टीरिया डिकम्पोजर्स की शक्ल के अंदर हमारे न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग के अंदर, यानी कि न्यूट्रल को दोबारा से आगे पर रिसाइकलिंग करने के प्रोसेस के अंदर अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। और डोमेन बैक्टीरिया के अंदर आपके पास जो एग्जांपल आ जाती है, आपके पास किसकी आ जाती है, बैक्टीरिया एंड सियानो बैक्टीरिया की। और लास्ट में जो हमारा डोमेन होता है, इट इज अ डोमेन यूकैरिया, जिसको हम लोग अगले लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। इसके अंदर क्या होता है, सारे के सारे यूकैरियोट आ जाते हैं। यूकैरियोट क्या होता है, आपके पास किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करने वाले, किंगडम प्लांटिया से बिलोंग करने वाले, किंगडम फंजाई से बिलोंग करने वाले, और किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करने वाले। तो दिस इज आवर टुडे टॉपिक। उम्मीद है आज के टॉपिक के अंदर आपको किसी किस्म का कोई इशू नहीं होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।